चलो करें, शुरू करें। हाँ तो भैया वो बताओ पहले तो, अल्फा बीटा गामा की ईएलपी का क्या हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिससे सारे हो गए हो? सारे कर लिए? सारे तो मेरे से भी नहीं हुए यार, एक बार। झूठ बोलते हो तुम सब, हैं? चलो ठीक है। वो कह रहा है कि हमें आपको आशीष गुप्ता सर ने नहीं पढ़ाया होगा, देखो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर के लास्ट स्टेज पर हैं और इसके बाद ना एक्सरे बचा हुआ है, और एक्सरे कल मैं पढ़ाऊंगा। और एक्सरे एक छोटा टॉपिक है, मैं आपको 3 से 4 बार बता चुका हूं, और एक्सरे से ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो अपना मॉडर्न फिजिक्स आज पूरा हो जाएगा। कल एक्सरे भी पढ़ेंगे, 1 घंटे का टॉपिक है, पर अपने पास पूरा एक लेक्चर है, अच्छे से पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद जो फिजिक्स का डबल स्लॉट है वो खत्म हो जाएगा। और क्या होता है, बिल्कुल देखो, चलो चलो, अरे ऐसे देखो, देखो तुम बच्चे ऐसे बदमाश हैं, जानबूझ के बोलते हैं ऑप्टिक्स, उनको पता है कि आशीष सर ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, चलो। अब ले पहले मेरी एक बात समझेंगे सब लोग। 4 क्लास चलती हैं, ठीक है। इसमें अभी क्या है, एक क्लास फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, ये तो फिक्स है, परमानेंट है ना। ये मैं आपको कोटा कल्चर बता रहा हूँ क्या होता है कोचिंग का। कई बच्चे कोटा में पढ़े, उनको पता है। जो नए बच्चे उनको एक बार आइडिया दे रहा हूँ। जो फोर्थ स्लॉट होता है ना, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, और वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़े दिन फिजिक्स चलता है, थोड़े दिन केमिस्ट्री चलता है, थोड़े दिन बायो चलता है। जैसे अभी आपका फोर्थ स्लॉट में क्या चल रहा था, फिजिक्स चल रहा था। अपनी 2 फिजिक्स चल रही थी, एक गग सर पढ़ा रहे थे, एक मैं आपको पढ़ा रहा था। अब कुछ दिन स्लॉट या तो बायो में जाएगा या केमिस्ट्री में, फिर कुछ दिन वापस से फिजिक्स फिर आएगा। इस तरह से रोटेशन चलता है, ठीक है। तो अभी अपना जो स्लॉट है, मैंने आपको याद हो तो पहले दिन बताया था, मॉडर्न फिजिक्स कितने लेक्चर का है, 15 से 16 लेक्चर पहले दिन बोला था मैंने, आपको याद हो तो। अपन ने डॉट 15 लेक्चर में इसको फिनिश कर दिया। तो ये पूरा क्या टाइम टेबल है, हर फेज का एक टाइम टेबल बना होता है, प्लानर होता है, अपने हिसाब से नहीं चलता। आपको तो क्या अपना बैच दिखाई देता है 306 ड्रीम बैच, हमारे मन में चलते हैं 50 बैच, है ना, कि किस बैच में कौन सा टॉपिक चालू होगा, कहाँ ऑर्गेनिक खत्म होगी, हमें वहां पे फिजिक्स के टीचर को भेजना है, कहाँ केमिस्ट्री होके बायो जाएगी। तो पूरा प्लानर है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। कमिटमेंट हमारे आपके साथ 2 हैं, समय पर सिलेबस कराना और बेहतरीन तरीके से कराना। वो कमिटमेंट हम आपको पूरा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। बस जैसे 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 टीचर्स आते जाएंगे, टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। बोलो क्या बात सही है क्या? चलो इसी सोच के साथ आज अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर फिशन, हेडिंग डाल ली थी क्या अपन ने? चलो, न्यूक्लियर फिशन, बिल्कुल। मेरा जब ऑप्टिक्स मेरा तैयार हो जाएगा घर पे, मैं जरूर पढ़ाने आ जाऊंगा, है ना। न्यूक्लियर फिशन, चलो। अब ले बातचीत बंद करेंगे, पढ़ाई की तरफ वापस से ध्यान देंगे। हाँ दीदी कुछ कह रही है, बताइए। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर में अभी घर पे तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा पूरा तैयार हो जाएगा मैं बिल्कुल पढ़ाने आऊंगा, ठीक है। अभी देख मैं आधा अधूरा गलत सलत पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सही बात। मैं घर पे तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही जिस दिन पूरा तैयार हो जाएगा उस दिन मैं पढ़ाने आ जाऊंगा। चलो ले अब आ जाओ, न्यूक्लियर फिशन। अब कोई ऐसे मजे नहीं लेगा जानबूझ के, है ना, जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉपिक बोले जा रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है चलो लिखें। अच्छा मुझे एक छोटा सा सवाल बताएंगे, एक फिशन होता है और एक फ्यूजन होता है। फिशन में क्या होता है, लिखो, टूटना, हैवी न्यूक्लियाई का। चलो अब शांत होंगे सब लोग,
हैवी न्यूक्लियाई का टूटना। ठीक है साहब। अब क्या देखा गया, बहुत ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं, जब एक न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं तो ये टूटता है बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस ढेर सारी एनर्जी। और ये एनर्जी नियर अबाउट कितनी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला प्रश्न है, लिखते जाइए। आज 1.5 घंटा यही सुनना है। मोस्टली तो इसमें 70% थ्योरी है सुनने की, न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, वो भी करेंगे। तो पहला, यूरेनियम पर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, देखिए पहला प्रश्न यही है। अभी रीनीट में आया है ये, रीनीट जो हुआ था 1563 बच्चों का ग्रेस वाले मार्क्स का, उसमें अससन रीजन का सवाल आया है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होने चाहिए, फास्ट मूविंग से रिएक्शन नहीं हो पाती है, स्लो से ही होती है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसमें टूटता है? बेरियम और प्लस कितने न्यूट्रॉन और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है साहब। पहला प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न से बात करते हैं, टॉपिक में मजा आ जाएगा आपको। 1.5 घंटे 8:30 डॉट क्लास खत्म कर देंगे और शानदार तैयार हो जाएगा। पहला प्रश्न जो मैं कम से कम 25 बार आपको बोल चुका हूं, इस ऊर्जा का सोर्स क्या है, कहां से आई? उत्तर है मास में कमी। पूरे चैप्टर का यही जकड़ था, याद करिए, बेस यही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मास जोड़ोगे और राइट हैंड साइड का मास जोड़ोगे, दोनों मास बराबर। उदाहरण के तौर पर एलएचएस में अगर 1000 ग्राम है तो आरएचएस में है 999 ग्राम। भाई 1 ग्राम किस में चला गया? एनर्जी में। ई बराबर mc स्क्वायर। पहले बच्चे बता, ये बात दिमाग में तेरे बैठ रही है क्या? इधर 1000 ग्राम है, इधर 999 ही है। 1 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? ई बराबर mc स्क्वायर। और मैंने आपको एक वाक्य बहुत बढ़िया लिखवाया था, मास डिसअपियर होगा, एनर्जी प्रकट होगी। याद करिए। अब और इंटरेस्टिंग बातें सुनिए। यही ऊर्जा है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद किया, एटम बम। यही ऊर्जा है जिससे रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी चलता है। मतलब ये मानवता के लिए भी है और मानवता के लिए हानिकारक भी है। डिपेंड आप इसका उपयोग कैसे करते हो। सारा खेल इन 3 न्यूट्रॉन का है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी, रावत भाटा पावर प्लांट बिजली बनाने में काम आएगी। और अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल हो गई तो एटम बम, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी। सब पढ़ेंगे, सब सिलेबस में है। रिएक्शन एक ही है, जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम में होती है वही पावर प्लांट में भी होती है। बस उस रिएक्शन को कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल। अगर कंट्रोल कर ली पावर प्लांट, अनकंट्रोल एटम बम। क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरा प्रश्न, जब जब यूरेनियम का एक एटम का फिशन होगा, एक एटम का फिशन होगा, तब तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी फिक्स है। पहला प्रश्न न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा अभी 15 मिनट बाद। वो क्या देगा, तेरे पास 10 ग्राम यूरेनियम है। कितना ग्राम? मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अभी टूटा फूटा बता रहा हूं। पहले 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। एक एटम इतनी ऊर्जा देता है तो इतने सारे एटम कितनी ऊर्जा देंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा 2015 का। दिमाग में थोड़ा समझो, आएगा जबकि तब देखेंगे, पर थोड़ा टूटा फूटा तो समझो। क्या कहना चाहता हूं फिर बोलना। यूरेनियम के एक एटम के फिशन होने से कितनी ऊर्जा पैदा होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 एटम टूटेंगे तो 10 से गुणा कर दो, 100 एटम टूटेंगे तो, मैंने कह दिया 1 किलोग्राम यूरेनियम है
तो सर पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाकर केमिस्ट्री के टीचर को याद कर कर 1 किलोग्राम यूरेनियम में पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, और वो नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे, फिर अपने पास 200 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या प्रोफाइल 1 ओके है क्या? बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है बेरियम और क्रिप्टॉन बने, जिनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकते हैं, पर हर बार ऊर्जा कितनी आती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूरी नहीं है हर बार 3 न्यूट्रॉन आए, कभी 2 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो सकते हैं, और इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रॉन। और ये जो रिलीज होते हैं ये स्लो नहीं होते, ये कैसे होते हैं? फास्ट। पहले आप लिखना चालू करिए, इसी स्लाइड से काफी सारी बातें आ गई, बहुत मस्ती से पढ़िएगा। 70% थ्योरी है, 70% थ्योरी है इसमें याद करने की। ठीक है, अब और कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सिखाता हूं आपको। हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम के फटने से तो नुकसान हुआ ही, परंतु जितना नुकसान उस दिन नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान अगले 50 साल में हुआ। आपको यार ये कैसे? बम फटा तो उसी दिन कैजुअलिटी हो जाएंगी, उसी दिन लोग मरेंगे, फिर आप क्या कह रहे हो अगले 50 साल नुकसान ज्यादा हुआ? ये कैसा है? सुनना बड़ा मजा आएगा। यूरेनियम के फटने से बेरियम और क्रिप्टॉन बने, ये हवा में बने, ये पानी में घुल गए, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, मतलब इनका फर्दर भी डिके होता रहता है। ये पानी में घुल गए, उस पानी से सिंचाई हुई, सिंचाई मतलब अपना खेती, उस खेती से जो अनाज पैदा हुआ वो वहां के लोगों ने खाया, मतलब ये बेरियम क्रिप्टॉन कहां चले गए? हमारे शरीर में। उस पानी को पीने से, पानी मान लो जानवर ने, गाय ने पिया, गाय का जो प्रोडक्ट है मिल्क वो हम यूज कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो हमारे बॉडी में चला गया। वो बेरियम क्रिप्टॉन लगातार क्या कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकाल रहे हैं, उन्होंने हमारे डीएनए को ही बर्बाद कर दिया। लोग अपंग पैदा होने लगे, पढ़िएगा कभी गूगल पर, अपंग पैदा होने लग गया, डीएनए का म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन समझते हैं? डीएनए ने अपनी संरचना को ही चेंज कर लिया, कारण अंदर क्या जा चुका था? बेरियम और, आप बात को समझिए, गंभीरता किस लेवल की है भाई साहब। उस दिन तो जो कैजुअलिटीज हुई है वो तो हुई हुई हैं, परंतु लेटर सुनर अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल भी उसका प्रभाव बना रहा। कारण क्या है? बेरियम और क्रिप्टॉन, जो कि कौन है? रेडियो एक्टिव, लगातार रेडिएशन इसमें से निकलते रहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2025 की परीक्षा की बात करूं तो पहला छोटा सवाल, एक एटम के टूटने से, एक एटम के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा पैदा होती है, ये अपन को याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है बेरियम और क्रिप्टॉन बने, जिनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है 3 न्यूट्रॉन पैदा हो, 2 भी न्यूट्रॉन पैदा हो सकते हैं। इन न्यूट्रॉन को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन, और ये स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं? फास्ट होते हैं। क्या बात ओके है? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड ओके लिख लिया सभी ने? देखिए ये 2 रिएक्शन है, उनको आप लिख लीजिए, ऊपर वाला सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए। पहली वाली तो आपने लिख ही ली है, दूसरी जो मैंने बोली जिनॉन और स्ट्रोंशियम, अब 3 नहीं, कितने न्यूट्रॉन? 2, प्लस एनर्जी देखिए कितनी? 200। लिख लीजिए। रिएक्शन को जूम कर दूं थोड़ी सी? ठीक है, देखो दिख रही है क्या? बहुत आराम से पढ़िए, कोशिश करिए यहीं याद हो जाएगा। 1.5 घंटा है, वैसे तो 1 घंटे का ही टॉपिक है, पूरी क्लास अपने पास है, बिल्कुल अपने डॉट टाइम में पूरा कर लिया है अच्छे तरीके से, तो अपन अच्छे से इसको पूरा तैयार कर लेंगे। कल एक्सरे खत्म करेंगे, एक्सरे की एक ईएलपी है, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन की एक ईएलपी है जो आज अपनी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें क्या? दोनों रिएक्शन क्लियर हैं? अब इनफैक्ट एक बार तो नीट में पूरी रिएक्शन ही आ गई,
आपको ये पूरा याद ही करना है। यहां आता है 144, यहां आता है 89, यहां आता है 56, 36। कैसे आप बैलेंस करके देखो, मजा आएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देखना। 235 और 1 236 मास नंबर बैलेंस होना चाहिए। चलो यहां बोलो कितना, 144, यहां बोलो 89, ये 1 है और ऐसे 3 है तो 3 ले लूं। 9 4 13, 13 और 3 16, 1 8 और 4 12, 12 और 1 13, 236। यहां भी बताइए 236। क्या बैलेंसिंग समझ में आ रही है? यहां जोड़िए 92 प्लस 0 92, यहां जोड़िएगा 56 प्लस 36, और ये तो कितना है 0। 56 36, 56 और 36 92। तो एक बार नीट में रिएक्शन लिखने को आ गई तो अपन को रिएक्शन विथ एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होनी चाहिए। कुछ एक दो ऊपर नीचे भी हो तो आपको बैलेंस करके चेक कर लेना चाहिए। ये देखो अगले में मैंने रिएक्शन लिखी है, सब एनसीईआरटी से कंटेंट लिया है। रिएक्शन लिख लीजिए, जूम कर देता हूं एक बार इसको, आराम से रिएक्शन लिखिए। मोर और लेस याद करने का थोड़ा सा ज्यादा है पर समझा जा सकता है। वही रिएक्शन है, ऊपर मास नंबर एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, कोने में लिख लें नीट में आया हुआ है 2020 में, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भैया रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। जिनोन स्ट्रोंशियम की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बेरियम क्रिप्टॉन की ही दी हुई है पूरी रिएक्शन, तो हमें बेरियम क्रिप्टॉन की ही याद करनी है। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब छोटे छोटे सवाल यहां से बनते हैं कि सर आपने कहा था यही पावर प्लांट में भी होती है और यही एटम बम में भी होती है, तो फिर भाई कैसे होता है सारा काम? वो थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे जितना हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो भाई ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, यही सारा कमाल करते हैं, यही सारा कमाल करते हैं। अगर 3 में से आपने 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया, वापस सुनिए क्या कर लिया, रोक लिया, बोले तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचेगा कितना? वो एक ही रिएक्शन को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। मैं डायग्राम से समझाता हूं, आप कुछ भी मत बनाइएगा। ये देखिए सिर्फ पिक्टोरियल व्यू ताकि दिमाग में समझ में आए। आराम से देखिए, ना कोई इसका सवाल है ना कोई इसके नंबर है, बस समझ में आना चाहिए। ये है यूरेनियम, इस पे अटैक किसने किया? न्यूट्रॉन ने। बताइए क्या बना? बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ ही साथ कितने न्यूट्रॉन? 3। इन 3 ने वापस किस पे अटैक किया? यूरेनियम पर। ये देखिए फिर क्या बना? बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन। न्यूट्रॉन देखिए 3 6 9। रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये 9 वापस क्या करेंगे? अटैक करेंगे और रिएक्शन चलती ही। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखिए लिखा हुआ है, if the chain reaction is not controlled, then huge amount of energy is released, massive explosion, example nuclear bomb। कोई सवाल भी नहीं आता, ना कोई प्रश्न बनता है, बस दिमाग में होना चाहिए। एनसीईआरटी ने पूरे एक पेज पे लिखा है, तो वो मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि सर क्यों एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। ये देखिए इन 3 ने काम बिगाड़ दिया, इन 3 ने फिर कितने पैदा कर दिए? 9। ये 9 के करेंगे 27, और रिएक्शन ऐसे आगे से आगे आगे से आगे अनकंट्रोल हो जाएगी। तो सर फिर रावत भाटा में क्या करते हैं? रावत भाटा में क्या करते हैं, इन 3 में से 2 को रोक देते हैं। सोचिए 2 को रोक दिए तो ये वाली तो पूरी रिएक्शन ही खत्म हो गई, सिर्फ 2 को तो यही खत्म कर दिया, फिर ये सिर्फ यही वाला हिस्सा चला, फिर 3 पैदा हुए, फिर 2 को रोक दिया, एक बचा, आगे फिर रोक दिया, मतलब एक ही रिएक्शन का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो ह्यूमैनिटी के लिए काम आएगी,
जो कि पावर प्लांट में हो रही है रावत भाटा में। ये देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, इफ द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, एनर्जी तो रिलीज होती है पर कहां काम आ रही है, पीसफुल पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। कोई इस पे ना तो निबंध आएगा, ना कोई न्यूमेरिकल है, और ना ही कोई छोटा सवाल बनता है, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए। अब मनी मन 2-3 छोटे छोटे अच्छे प्रश्न बन गए। पहला, आपने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कैसे किया? तो उत्तर है, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड लगानी पड़ती है। क्या लगाते हैं? जो कि बनी होती है बेरियम और कैडमियम की। वो बेरियम और कैडमियम क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकायदा रॉड्स को अंदर इंसर्ट करना पड़ता है रिएक्शन के बीच बीच में, ताकि एक्सेस न्यूट्रॉन्स को कैडमियम क्या कर ले, एब्जॉर्ब। तो पहला छोटा सवाल, कंट्रोल रॉड्स क्या काम करती हैं? कंट्रोल रॉड्स क्या काम करती हैं बताइए? टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। बताइए न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है? अगर आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे 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 जाके अनकंट्रोल होती जाएगी। आपको उन 3 में से 2 को तो क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब। तो पहला प्रश्न लिखते इसी तरह से लिखते जाइए जैसे मैंने लिखा है। कंट्रोल रॉड्स, बताइए कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि रिएक्शन कैसी हो, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो सके। 70% टॉपिक में थ्योरी है, इसलिए सारे प्रश्न हम समय समय पे लिखते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फिर किसको काम में लिया जाता है? उदाहरण है कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स। ठीक है सर, ये पहला एक छोटा प्रश्न बन गया। दूसरा भी बड़ा जबरदस्त है। आपने देखा हो तो मैंने लिखा था जो 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, फास्ट, जबकि रिएक्शन के लिए तो चाहिए कैसा, स्लो। कॉन्ट्राडिक्टरी होगी बात, वापस सुनिए धीरे धीरे। जो जनरेट हो रहे हैं वो न्यूट्रॉन कैसे हैं, फास्ट, परंतु रिएक्शन के लिए चाहिए कैसे, स्लो। इसका मतलब एक नई चीज काम में लेनी पड़ती है, बच्चों उसे बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। कौन से न्यूट्रॉन्स को बताइए, सेकेंडरी न्यूट्रॉन। सेकेंडरी न्यूट्रॉन मतलब समझ रहे हैं, जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उनको क्या करता है, स्लो डाउन। मैं 2 बार अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा, धीरे धीरे आप नोट डाउन करिए। अभी एक सेशन हुआ था जस्ट अभी 1 घंटे पहले, कोटा कलेक्टर आए हुए थे अनअकैडमी, डॉक्टर रविंदर गोस्वामी सर, और 1 घंटे उन्होंने बात करी 306 या 406 में, 406 में। समय समय पे आते रहेंगे, आपके बैच में भी आएंगे। उन्होंने कहा मैं अगले 1 महीने में काफी सारे सेशन ऐसे लूंगा। चाहते थे कि वो ऑडिटोरियम में भी ले लें, पर ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा कि सब ज्यादा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। एक एक बैच में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेक्शन होता है। 1 घंटे समझाया उन्होंने, काफी सारी बातें, बच्चों से सीधे ओपन क्वेश्चन लिए। मैं 5 मिनट समराइज कर रहा हूं, जो बात बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। पहली बात तो उन्होंने जो बताई, उन्होंने खुद का अनुभव बताया। पहले मैं उनको बैक उनका बता देता हूं, क्या उनकी हिस्ट्री है पढ़ने की। उन्होंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमडी किया, एमडी के बाद एमडी करने के बाद फिर यूपीएससी फाइट किया, यूपीएससी के बाद आईएएस क्लियर किया, आईएएस के बाद अभी वो कोटा कलेक्टर है। सही है, अब सुनिएगा, सुनिए। बहुत एक अच्छे इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि कई आपको पेरेंट्स, टीचर और इंडियन सोसाइटी में बोलते हैं नीट कर लिया, सेट हो गए, अब आपकी लाइफ सेट है। मैंने नीट क्लियर किया, फिर मैंने पीजी की पढ़ाई करी कि पीजी कर लिया तो अब लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
लाइफ रोज अनसेटल रहती है, लगातार लगातार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइफ सेट है, लाइफ फुल ऑफ चैलेंज। उन्होंने मैंने पीजी करने के बाद यूपीएससी क्रैक किया, अब भी रोज नए नए चैलेंज आते हैं जिससे मैं लगातार क्या कर रहा हूं, फाइट कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। दूसरी बात, अटेम्प्ट फेल होता है, आदमी कभी फेल नहीं होता। खुद का एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का नहीं क्रैक कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। एमडी का भी पीजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वापस से तैयारी करी, प्री पीजी में हुआ। यूपीएससी में भी इसी तरह का। खुद की लाइफ स्टोरी उन्हें बताई कि आप इससे मत परेशान होइए कि आप क्या अटेम्प्ट फेल होता है, आप और मैं कभी फेल नहीं होते। आपको सिर्फ ये जानना है कि किसी परीक्षा को तैयारी करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक, वो तरीके, वो रास्ते अगर आपको पता चल जाएंगे तो कोई भी एग्जाम, कोई भी चीज कठिन नहीं है। इस बात को समझिए और रोज ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। और हम भी आपको रोज यही समझाते हैं, जिसने कंसिस्टेंसी रखी है वही धीरे धीरे ग्रो करेगा। बाकायदा उदाहरण दिया उन्होंने कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 दिन पढ़ लेते हैं, फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो बेकार है। इससे बढ़िया अगर आपका टाइम टेबल बोल रहा है 5 से 6 घंटे, तो 5 से 6 घंटे पढ़िए। मुझे 7वां घंटा नहीं चाहिए, 6 घंटे पढ़िए, खत्म करिए आज का दिन, कल पढ़ेंगे। और जो हल्का सा आपके मन में रह जाएगा ना, काश मैं पढ़ लेता, और अगले दिन वही आपको फिर से क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, अरे यार मेरा कल का रह गया था, मुझे और पढ़ना है। तो अच्छी बातें हैं सारी, लगातार पढ़ना है, लगातार अच्छा रखना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, हमें पेन तो लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बनाइए जा सकता। फिजिक्स का ही एग्जांपल लेके बता रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा फिजिक्स में डर लगता था, और फिर फिजिक्स ही मुझे रैंक में, वो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया कि मैंने आरपीएमटी, उस समय आरपीएमटी होता था, राजस्थान पीएमटी, एक होता था जो हम नीट कहते हैं, वो हुआ सीपीएमटी होता था। कि आरपीएमटी में दूसरे अटेम्प्ट में 49 रैंक आई, और इसमें भी सपोर्ट किसने किया, फिजिक्स ने, जिससे मैं भागता था। जिस डर को मैंने निकाल दिया, वही फिजिक्स मुझे सबसे आगे ले गई। तो लॉजिकली बात ये अंडरलाइन, खूब मेहनत करें, सब्जेक्ट से दोस्ती करें, एंजॉय करें। काफी बच्चों ने अच्छे सवाल पूछे कि सर आपने जब एमडी बन गए, बढ़िया डॉक्टर बन गए, सब कुछ सेट है, फिर आपने फिर आगे यूपीएससी क्यों क्रैक किया, फिर आपके मन में ऐसा क्या था। बहुत उन्होंने अच्छा आंसर दिया कि डॉक्टर बनने के बाद मैं दिन में 150 पेशेंट, 200, 300, 400 पेशेंट देख सकता हूं, मेरा स्केल सर्विस का फिक्स है। जबकि आईएएस लेवल पर, कलेक्टर होने पर जो मैं डिसीजन लूंगा, उसका फायदा हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मिलेगा। तो सर्विस ही है, डॉक्टर भी सर्विस है, आईएएस भी सर्विस है। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई अपन को कैसे 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 आगे लाइफ में बढ़ना है। तो करेंगे सेशन, और भी आएंगे सर, आप लोगों से भी बात करेंगे। पर मुद्दा ये है कि जो काम है ईमानदारी से करिए। फिर उन्होंने उसमें भी बताया कि देखिए, जो हार्मोनल चेंज है, जो अपोजिट जेंडर है ना, सब अपने पास ये सब डिस्ट्रक्शन है, पर हर चीज का एक सही समय होता है। अभी समय किसका है, पढ़ाई का। सब आप करेंगे कि मुझे फैमिली भी करनी है सर, मेरे मन में ये भी है, वो भी है ना, बाकायदा यही उदाहरण दिया उन्होंने। पर उन्होंने कहा हर चीज के लिए एक सटीक समय होता है, अभी वो समय किसका है, हमारा पढ़ाई का। इसी तरह आगे बढ़ना है। और अलग अलग एग्जाम्पल दिए, अपना एक अटेंशन स्पैम निकालिए। अटेंशन का स्पान क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा मैं 45 मिनट से ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ सकता, आज भी 45 मिनट का ही टाइम टेबल बनाता हूं मैं। 45 मिनट ऐसे पढ़ता हूं, फिर मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं। कि मेरे दोस्त का जब वो तैयारी कर रहे थे, 15 मिनट का टाइम था, केवल 15 मिनट पढ़ता, फिर 1 घंटा क्रिकेट खेलना, फिर 15 मिनट पढ़ना। हाँ, कलेक्टर साहब ने सब बच्चों का रिकॉर्डेड उसमें ये एग्जाम्पल दिया, और उसके नंबर हमेशा ज्यादा आए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 12-12 घंटे करके आउटपुट आता है। हर व्यक्ति का एक वो होता है, आप अपने अटेंशन स्पान को पहचानिए। मैं 2 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं विदाउट मोबाइल। अपना टारगेट बनाइए, 1 घंटे पढ़ूंगा तभी मोबाइल टच करूंगा। धीरे धीरे मोबाइल का समय कम करते जाइए, अटेंशन वाला समय
बढ़ाते जाइए। ये सब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे भाई, और खुद का अपना एक पर्टिकुलर स्लॉट निकालना पड़ेगा। तो मेहनत है, सारा मुद्दा यही है कि मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। हम सब एक्सटर्नल मोटिवेटर हैं। फिर नीट की भी बात हुई, अभी नीट का जो हुआ रिजल्ट उसकी चर्चा हुई, काफी उन्होंने बताया। एक रूल सिखाया उन्होंने 80-20। हम 80% मेहनत करते हैं, पर ये जो है ना, ये लक फैक्टर है, ये एक्सटर्नलिटीज कहलाती हैं। मतलब जिसे हम बोलते हैं ईश्वर परमपिता परमेश्वर का जो, उनका जो, उनके हक में आपने साल भर तैयारी करी, हो सकता है कि आप जा रहे हैं ऑटो से, ऑटो पलट गया। हाँ, एक जनरल उन्होंने बात बताई कि आप बच्चे गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं। कई ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं, एक ही नाम के एक ही शहर में 2 स्कूल है, माँ भारती के नाम से 4 स्कूल हैं कोटा में, सही सेंटर नहीं पढ़ा, गलत सेंटर पे रिपोर्टिंग कर दी उन्होंने, फिर 1 घंटा इधर से उधर जाने में लग गया। ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये एक्सटर्नलिटीज हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। कई ऐसे फैक्टर होते हैं, पर उन फैक्टर की वजह से हम अपनी पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ सकते। हमारे हाथ में सिर्फ क्या, ईमानदारी से मेहनत। एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर इतना स्कैम हो रहा है, ये इतना सब हो गया है, तो मैंने कहा भाई इसका ये किसी के बस में नहीं है। आज आप ये फैक्टर देख रहे हो, कल कोई दूसरा फैक्टर आ जाएगा, पर ये सोचकर हम अपनी मेहनत से भाग थोड़ी ना सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर नीट के 2 अटेम्प्ट होने चाहिए सर, एक अटेम्प्ट में सर फिर मान लो एक सवाल 5 सवाल गलत हो जाते हैं, फिर 1 साल पढ़ना पड़ता है। बात सही है, आंसर देखना क्या दिया कि जब वो पढ़ते थे, मतलब हम भी उस समय पढ़ाते थे, हमें पता है आरपीएमटी अलग होता था, एम्स अलग, जिपमेर अलग, सीपीएमटी अलग, 8 एग्जाम अलग अलग होते थे। उस समय के बच्चे क्या सोचते थे, यार हमारी जो लेवल है वो तो मैं पता चल ही गया है, 8-8 सेंटर पे क्यों भगा रहे हो, दिल्ली एम्स देने जा रहे हैं, पुणे जिपमेर देने जा रहे हैं, पीएमटी राजस्थान में हो रहा है, 8 एग्जाम लिखने पड़ते थे। उस समय के बच्चे क्या सोचते थे, यार एक एग्जाम हो जाए तो काम हो जाए। आज एक एग्जाम हो गया है तो हम क्या सोचें, अरे यार 2 अटेम्प्ट होने। उन्होंने यही कहा, इसका सिर्फ आंसर ये है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती है। आप सिर्फ ये सोचें, जो हो रहा है वो सबके साथ ही तो हो रहा है, एक अटेम्प्ट है तो सबके साथ ही तो है। हम सिर्फ इसमें सोचते रहे काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है वो सबके साथ है, उसी में हमें अपन को मेहनत करके कहां बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो लड़ाई ये है, हमारे पास पूरा 1 साल है, ईमानदारी से खूब मेहनत करिए। सब अच्छे बच्चे हो, खूब मेहनत कर सकते हैं। अपना जोन पहचानिए, किस लेवल पे मेहनत करनी है, एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और धीरे 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 सब्जेक्ट में इंप्रूव होता जाएगा। वापस से आते हैं, न्यूट्रॉन जो आए वो कैसे थे, फास्ट। हमें कैसे चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के लिए सोच स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है भाई, एक काम में लेते हैं हैवी वाटर, जिसे बोलते हैं D2O। ये काम करता है किसकी तरह, मॉडरेटर की तरह। किसकी तरह, मॉडरेटर की तरह। आपको कि मॉडरेटर कैसे काम करता, कोई एग्जांपल बताइए। आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, आप सुनना। ये दीवार है, आप इस पे एक जोरदार बॉल मारिए, क्या होगा आप बैठ के बताइए, बॉल रिबाउंड होकर वापस आ जाएगी। दूसरा उदाहरण सुनना, इस दीवार की जगह लगा दीजिए गद्दे, डबल बेड के गद्दे, सोफे के गद्दे, जो भी, यहां आपने गद्दे लगा दिए। अब ईमानदारी से सुनिए, वही बॉल उतनी तेजी से मारिए, बैठकर बताइए क्या होगा, क्या बॉल वापस आएगी या वहीं गिर जाएगी। यार ये क्या हुआ, दीवार ने तो वापस बाउंस बैक कर दिया, परंतु परंतु अगर सामने आपने सोफे के या बेडशीट या वो गद्दे लगा दिए, उसने उस एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ रहे, यही काम कौन करता है, मॉडरेटर। जब न्यूट्रॉन इस मॉडरेट पर जाके टकराते हैं, तो हर टक्कर के दौरान एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, और जो न्यूट्रॉन फास्ट थे टकराने के बाद स्लो हो जाते हैं। D2O तो अभी काम में ले रहे हैं। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिनको श्रेय दिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। उन्होंने सबसे पहले मॉडरेटर में किसको काम में लिया, H2O को। पर H2O के साथ ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था H2O के साथ,
H2O क्या है, न्यूट्रॉन की कमी होती है इसमें, तो ये क्या कर लेता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जबकि हमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराना है या इससे स्लो डाउन कराना है, स्लो डाउन कराना है, तो इसका ड्रॉबैक था। अब H2O की जगह क्या काम में लेते हैं, D2। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि पुराने समय में मॉडरेटर क्या होता था, H2O। H2O के साथ ड्रॉबैक बताइए, H2O न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उस न्यूट्रॉन को भी क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब, जबकि हमें न्यूट्रॉन को क्या कराना है, स्लो डाउन। आप देखिए ELP खोलिए, पहला सवाल यही है। ELP नंबर देखिए कौन सा है, ELP नंबर देखिए कौन सा होगा, ELP नंबर 7 का पहला सवाल देखिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, हुआ क्या, अच्छे से पढ़ लीजिए। हैवी वाटर इंस्टीड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज यूज्ड, क्यों, क्योंकि नॉर्मल वाटर में क्या ड्रॉबैक था, वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता था, एब्सॉर्ब। इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए, पेपर का क्वेश्चन है। 70% थ्योरेटिकल सवाल है इसमें, न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं। अभी क्या काम में लेते हैं बताइए, हैवी वाटर D2O। पुराने समय में क्या काम में लेते थे, H2O। H2O के साथ क्या कमी है, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है साहब, ये इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल रॉड समझ में आ गया, मॉडरेटर समझ में आ गया, फिर है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है सर, फ्यूल क्या होता है सर, ये तो बेसिक सी बात है। एक्टिवा चलाते हैं सर, पेट्रोल भराना पड़ता है, बस होती है सर, डीजल भराना पड़ता है, उसके बिना कैसे चलेगी। सेम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी फ्यूल तो भरना पड़ेगा, तभी तो बिजली पैदा होगी। बताओ कौन है फ्यूल, आंसर है यूरेनियम। भैया इसी का तो फिशन हो रहा है, यही है आपका फ्यूल। तो 3 छोटे सवाल बन गए हैं, आइए फटाफट से रिवाइज करिए। कंट्रोल रॉड कौन, बताइए, कंट्रोल रॉड कौन, कैडमियम। बताइए इनका काम बताइए, टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। तुरंत बताइए, अगर न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब नहीं हुए तो क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगी। मॉडरेटर बताइए कौन होता है, D2O। काम क्या है इसका बताइए, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द सेकेंडरी न्यूट्रॉन। और फ्यूल बताइए, यूरेनियम। रिएक्शन बताइए, एक बार और लिख लीजिए। 235 यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको नंबर याद करने चाहिए, बहुत जरूरी है। 144, 89, 56, 36। ये पिछले 20 मिनट की समरी मैंने लिख दी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ कर सकते हैं, हाँ जी। इजीली अवेलेबल, सबसे सरल और आसानी से जो अवेलेबल है वो कौन है, 235 यूरेनियम। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखना है, एक एटम के टूटने से, एक एटम के फिशन से कितनी ऊर्जा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। वो एक एटम की नहीं पूछेगा, वो कहेगा 10 ग्राम से ऊर्जा बताओ। तो पहले दिमाग में क्लियर करो, 10 ग्राम से मोल कॉन्सेप्ट लगाकर पहले नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो पहले 5 मिनट मोल कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सुबह AKM सर मिले थे, मैं आधा घंटा उनसे मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया, और क्या भाई साहब क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं, खटाखट खटाखट। चलिए बढ़े आगे, लिख लिया क्या चारों पॉइंट, जल्दी आओ। चलो
तो पहला प्रश्न लिखेंगे, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इन द फिशन ऑफ 1 ग्राम, सॉल्व मत करिए, पहले दिमाग में रोड मैप बनाइए कैसे करना है। मुझे एक जानकारी याद है, एक एटम के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा पैदा होती है। तो मनी मन सवाल करिए, आशीष सर पहले मुझे क्या करना है, 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ये लिखिए पहले तो नोट लगाकर। सॉल्यूशन तो भाई हर किताब में है यार, सॉल्यूशन का करोगे क्या, तुम्हें चमकना चाहिए। पहले लिखो कि सर मुझे सबसे पहले 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, और ये आ गया तो मुझे इंफॉर्मेशन याद है, एक एटम के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा पैदा होती है। कॉन्सेप्ट पे काम करिए, आप सॉल्यूशन की तरफ भागोगे कोई फायदा नहीं है। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए, सवाल देखते क्लिक करे, अरे हाँ सर पहले एटम निकालो, फिर एटम निकाल लेंगे, फिर तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे। अब बता एटम कैसे निकालते हैं, सर सिखा दो, मैं भूल गया। ले भाई मैं सिखा देता हूं तुझे, देख नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटे मोलर मास, बराबर याद कर नंबर ऑफ एटम बटे Na। देखो क्या ये याद है क्या, सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी पूरी फिजिक्स में इस अकेले मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से सब जगह काम हो जाएगा, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल आए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आए, चाहे हम यहाँ मॉडर्न फिजिक्स में, इस अकेले से काम चल जाता है। और केटीजी में तो बहुत काम आएगा, बहुत काम आता है। मास बता कितना, 1 ग्राम, एकदम सिस्टमैटिक काम। मोलर मास बता 235, नंबर ऑफ एटम नहीं पता, Na बता 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बता नंबर ऑफ एटम आ गए कितने, आ गए बच्चे 1/235 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अभी तक फिजिक्स नहीं लगाई है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट लगाया है, इसी के कारण ये सवाल कठिन हो जाता है, और कुछ भी नहीं, अभी फिजिक्स लगी ही नहीं है। अब तुम्हें बोलना आना चाहिए, एक एटम से कितनी ऊर्जा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने एटम से कितनी ऊर्जा, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, खत्म। सोचो चीजों को, जब तक कल्पना नहीं करोगे, थॉट प्रोसेस में नहीं लाओगे तो मजा नहीं आएगा। सवाल खूब करो, पर उसका पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो यार। अब बताओ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज बताओ क्या करोगे, 1/235 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 200 MeV, खत्म, खत्म। 1 मिनट रुक रहा हूं, बराबर आइए, कोई बात इसमें गड़बड़ लग रही हो आप मेरे से पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर उत्तर जूल में होगा तो आप समझदार हैं, मेगा को हटाओगे 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल में ले आओगे। सवाल बहुत कम आते हैं, 70% इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न ही आए हुए हैं, पर जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं पिछले 30 साल में, मैं आपको सारे सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी में करवा रहा हूं। बोलो क्या प्रोफाइल 1 ओके? तो आइए इस सवाल की बैकग्राउंड म्यूजिक बताइए। पहले हमने 1 ग्राम में क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स, और फिर उसको किससे गुणा कर दिया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे जानकारी याद होनी चाहिए, 7वीं बार बोल रहा हूं, एक एटम के फिशन होने से
कितनी ऊर्जा पैदा होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आगे बढ़े हैं? चलिए साहब आगे लिखिए फिशन रेट। फिशन रेट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आज पढ़ना है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, फिशन रेट बोर्ड पे देखिएगा, पेन पेंसिल छोड़िए। मेरे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, मेरे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। मुझे क्या काम आता है रिएक्टर बताइए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम आता है। मुझे 1 वॉट की बिजली पैदा करनी है। अपने आप से कहानी बना के प्रश्न करिए। न्यूक्लियर रिएक्टर के आप मालिक हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा करने के काम आता है, मुझे 1 वॉट की ऊर्जा पैदा करनी है। अपने आप हो जाएगी या फिशन करवाना पड़ेगा? कई एटम्स का फिशन होगा तभी तो ऊर्जा पैदा होगी। हम यही चाहते हैं, कितने एटम्स पर सेकंड का फिशन हो ताकि कितनी ऊर्जा पैदा हो जाए? 1 वॉट। आइए दूसरी बार बोल रहा हूं, दिमाग को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए। न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके, बिजली पैदा करनी है, ठीक है। सर आपका क्या टारगेट है? यार मुझे 1 वॉट की बिजली पैदा करनी है। तो 1 वॉट की बिजली पैदा करने के लिए कितने एटम्स का मुझे फिशन करना पड़ेगा ताकि कितनी बिजली बन जाए? 1 वॉट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखते जाइए कैसे आएगा, आसान है। पावर बराबर बताइए क्या होता है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी बताइए, एक एटम से कितनी एनर्जी? 200 मेगा 10 की पावर 6, ईवी हटा देता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये तो एक एटम है। एन एटम हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन। टाइम कितना? टी। पावर कितनी पावर पैदा करनी है? 1 वॉट। एन, कुछ मत लिखिए जब तक समझ में नहीं आया, कुछ मत लिखिए, केवल 2 से 3 बार बातों को समझिए। अपॉन टी, मुझे n बाय टी चाहिए, स्मॉल n, इसको नीचे भेज दिया, 1 बाय 200 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इसको सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड आंसर है 3.125 इंटू 10 की पावर 10 एटम पर सेकेंड। क्या मतलब है? इसको 3-3 4-4 बार बोलेंगे तब जाके दिमाग में बैठेगा। सुनना आराम से। न्यूक्लियर रिएक्टर है, बिजली पैदा करने के काम आता है। तुम्हारा टारगेट है आज तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर में कितनी बिजली पैदा हो? 1 वॉट। क्या अपने आप पैदा होगी या फिशन करवाना पड़ेगा? किसका? यूरेनियम का। अब मेरा जवाब सुनिए, मेरे रिएक्टर में इतने एटम 1 सेकंड में फिशन होने, तब जो बिजली पैदा होगी वो कितनी होगी? 1 वॉट। वापिस बोल रहा हूं टुकड़ों में, 1 वॉट बिजली पैदा करने के लिए इतने एटम्स का फिशन होना पड़िए। फायदा क्या होगा? नीट में सवाल आएगा, तुम्हारा रिएक्टर है 5 वॉट का, फिशन रेट बताओ। पता है कुछ भी नहीं करना, मजे आ गए। कैसे? अरे आशीष सर आपने 1 वॉट का याद करा दिया है, 3.125 इंटू 10 की पावर 10 एटम पर सेकेंड। तो 5 वॉट के लिए सीधा 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, काम खत्म। एक बार सवाल आ गया 16 किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए फिशन रेट बताओ। अब देखो कितना फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया। 1 वॉट का तुम्हें याद है कितना? 3.125 इंटू 10 की पावर 10 एटम पर, तो 16 किलोवाट, किलो मतलब 10 की पावर 3, तो 16,000 वॉट के लिए इसको 16,000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? चलो अब चौथी बार समझा रहा हूं, समझिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने काम आ रहा है, कितनी पैदा करनी है? पूरा वाक्य बोलिए। 1 वॉट बिजली पैदा करने के लिए
इतने एटम्स का फिशन होना, दैट इज कॉल्ड फिशन रेट। क्या इसको याद करना फायदेमंद है? क्या फायदा होगा बताओ? अगर मैंने 1 वॉट का याद कर लिया, कल को 50 वॉट का आ जाए तो 50 से गुणा कर दीजिए, 100 वॉट आ जाए 100 से गुणा कर दीजिए। 2 बार प्रश्न आया हुआ है, सीधा आपको ये डेटा याद होना चाहिए। एक बार नोट करिए, फिर 2-3 प्रश्न करके देख लीजिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कठिन भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड फिशन रेट। लिखते समय उस बात को बोलिए, बोलेंगे तभी मजा आएगा। मैंने आपको हमेशा ऐसा ही सिखाया है फिजिक्स में, सवाल से जुड़िए, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, गिवन क्या है, रटने की कोशिश मत करिए। जितना उससे इंटरेक्शन करोगे ना, उतना वो तुम्हें और सब्जेक्ट में मजा आएगा। नोट्स अच्छे से तैयार करिए, नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे से एक एक सवाल नोट्स का हमें आना चाहिए। जितनी बार नोट्स रिवाइज करेंगे उतना फायदा है। उसके बाद ईएलपी करिए, जो भी आपके पास मटेरियल है कुछ भी करिए, कोई टेंशन नहीं है। पिछले साल के आपके टीचर के नोट्स हैं वो भी जबरदस्त हैं, उनके भी क्वेश्चन करिए, कोई मनाही नहीं है। जितना ज्यादा करेंगे क्वेश्चन उतना बेनिफिट है। पर नंबर 1, क्लास के नोट्स तो 100% अच्छे से आने चाहिए। क्या आगे बढ़े क्या? तो भैया ये पूरा याद हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर 1 वॉट की बिजली पैदा करने के लिए 3.125 इंटू 10 की पावर 10 एटम पर सेकेंड का फिशन होना, दैट इज कॉल्ड फिशन। फिशन रेट पर सेकेंड कितने एटम्स का फिशन हो रहा है? किसका फिशन हो रहा है? यूरेनियम का। यूरेनियम का फिशन होने से क्या पैदा हो रही है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी रिलीज हो रही है। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। आगे बढ़ें क्या? अब ईएलपी का सवाल नंबर 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, यही कर लीजिए मेरे साथ ही। जो जो ईएलपी लाए हैं, 2 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5वां पढ़िए, यही एक बार प्रोफाइल पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या चाह रहा है वो। लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। जो लेकर आए हैं ईएलपी वो पढ़ लीजिए, बाकी तो मैं सारे क्वेश्चन अभी बोर्ड पे कराता ही जा रहा हूं। 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 5वां पढ़ लें। हाँ जी।
चलिए यहां भी सवाल है, वही देख लीजिए आप, जो ईएलपी नहीं लाए उनके लिए कुछ भी नहीं करना है। फिशन रेट बताओ 5 वॉट। क्या कर सकते हैं क्या? सीधा 1 वॉट का याद है आशीष सर, 3.125 इंटू 10 की पावर, तो 5 वॉट का बताओ 5 से मल्टीप्लाई। मिल गया क्या सवाल? सवाल नंबर बताओ ईएलपी का, ईएलपी का सवाल नंबर टिक लगा लो। चौथा करके देखो, 16 किलोवाट कर सकते हो, 16 किलोवाट का भी दोनों अपन ने कॉपी में कर लिए, दोनों एआईपीएमटी में आए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा सा और इसमें कठिन करता हूं आपको। चलो बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखो। आशीष सर मुझे ना 1 वॉट की तो फिशन रेट आपने याद करा दी, कितनी है बताओ? 3.125 इंटू 10 की पावर 10 एटम। भाई कभी कभार वो पर सेकंड नहीं पूछता, वो कहता है 1 घंटे में बताइए कितने एटम्स होगा, तो बताइए इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3.125 इंटू 10 की पावर 10 किससे? 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 3600 से। अब बताइए क्या आ गया? एटम्स पर आवर। ये होशियारी, रटा हुआ ऊपर वाला था वो पर सेकंड का है, ये आ गया पर आवर। एक बार आ गया ऑल इंडिया लेवल पर, एक दिन में बताइए कितने फिशन होंगे। आइए फिर से सुनना, 1 सेकंड का बता 3.125 इंटू 10 की पावर, एक दिन में कितने घंटे? 24। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में बताओ ये क्या आएगा? एटम्स पर डे। ये नहीं रटिए, ये एग्जाम में ऑन द स्पॉट सोचिए, हमें तो पर सेकंड का याद होना चाहिए। दिमाग लगाइए, जब 1 सेकंड का पता है 1 घंटे का आ जाएगा, 1 दिन का आ जाएगा, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। कई बच्चे तो ये भी याद कर लेते हैं, काम आता है, 1 दिन में कितने सेकंड? 86,400 आते हैं। कैसे आते हैं? वो ऐसे आएंगे, 1 दिन में 24 घंटे, फिर 24 घंटे को हटाएंगे तो 60 मिनट, मिनट को हटाएंगे तो 60 सेकंड। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये 86,400 आता है एग्जैक्ट। ये सब काम की कैलकुलेशन है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता, 86,400 ही आएगा। तो जिसने पर सेकंड का याद कर रखा है वो इतनी कैलकुलेशन से बच जाएगा, सीधा किससे गुणा कर देगा? 86,400। सब सीखो, याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो तरीका याद रखो। सीधा रट सकते हो, नहीं सर नहीं याद है, मैं भी नहीं कर रहा एडवाइस, क्योंकि 15 साल में एक प्रश्न आया है, क्यों याद करेंगे? सिर्फ ये याद कर लेंगे, कभी आएगा तो ऑन द स्पॉट पेपर में ही बदल लेना चाहिए। 5-6 बार आ जाता ना तो फिर मैं आपको ये डेटा भी याद कराता। अभी मुझे नहीं लगता कि हमें जबरदस्ती डेटा याद करना चाहिए, तरीका सीख लो। बोलो क्या फिशन रेट ओके है? अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होइए। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, आप न्यूक्लियर रिएक्टर के मालिक हो, ठीक बात है, बिजली पैदा करनी है, ठीक बात है। आपको यह भी पता है कि मुझे उस न्यूक्लियर रिएक्टर में रोज बाजार से क्या खरीद के लगाना पड़ेगा? यूरेनियम। तो बाजार जाकर यूरेनियम की खरीदारी भी करनी पड़ेगी। दुकान पे जाओगे यूरेनियम खरीदने, क्या बोलोगे? 100 एटम दे दो। क्या बोलोगे? 100 ग्राम, 5 किलो, 18 किलो यूरेनियम दो। मतलब मुझे एटम से वापस मास में कन्वर्जन आना चाहिए। बात को समझिए, क्वेश्चन तो कर लेंगे यार, क्वेश्चन तो हर किताब का सॉल्व हो जाएगा, पर पहले इस तरह की बात तो करो। न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ सर, बिजली पैदा कर रहे हैं, सही बात है,
बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में रोज क्या भरना पड़ेगा? फ्यूल। कौन है फ्यूल? यूरेनियम। बाजार से जाके फ्यूल खरीदना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, एटम दे दो या 10 किलो यूरेनियम? ये तो क्या आ रहे हैं, एटम 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 एटम। मतलब मुझे उल्टा भी चलना आना चाहिए। एटम से क्या निकालना आना चाहिए? अमाउंट। बोले तो मास। क्या बात समझ में आ रहे है? आइए मैं लिखता हूं, इसको ओके कर दूं क्या? चलो वापस पेन पेंसिल छोड़िए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, आराम से सीखें। यही टफ बनाता है सवालों को, इसलिए बच्चा भागता है। पकड़ में आ गए तो कुछ भी नहीं है। आओ देखो, नंबर ऑफ मोल्स, बोलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास बटे मोलर मास, बोलो बराबर नंबर ऑफ एटम बटे Na। क्लियर है? मुझे मास चाहिए, मोलर मास को वहां भेज देता हूं। नंबर ऑफ एटम, मजे से बताना, Na इंटू मोलर मास। निगाहें बोर्ड पे रखिए, मजा आ जाएगा। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। बताइए यहां क्या बचेगा, मास अपॉन टाइम। यहां नंबर ऑफ एटम ऐसा का ऐसा, Na ऐसा का ऐसा, मोलर मास ऐसा का ऐसा, और यहां टाइम से भी डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड फिशन रेट, दिस इज कॉल्ड फिशन बटे Na इंटू मोलर मास। अब बताइए, अगर मुझे फिशन रेट पता है तो क्या मैं मास पर यूनिट टाइम निकाल सकता हूं क्या? अगर आपको फिशन रेट पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो कितना मास मुझे पर सेकेंड चाहिए। मैं आपको बोलूं कि यार 1 वॉट की बिजली पैदा करनी है, बताओ कितना अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए, कितना अमाउंट पर सेकेंड चाहिए। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं, आपने अभी बता दिया मास पर सेकेंड इज इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला था, फिशन रेट अपॉन Na इंटू मोलर मास। बताइए कितनी है, 1 वॉट। क्या 1 वॉट की फिशन रेट याद है? बोलो 3.125 इंटू 10 की पावर, Na बोलो 6.03 इंटू 10 की पावर 20। मोलर मास बताइए, इतना ग्राम पर सेकंड चाहिए ताकि बिजली पैदा हो सके कितनी, 1 वॉट। आपको कठिन लग रहा है, पर अगर आप ध्यान पूर्वक सोचोगे, सर आपने सिर्फ एक बात समझाई है, एक एटम के टूटने से कितनी ऊर्जा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपने समझाया 1 वॉट पैदा करने के लिए कितनी फिशन रेट आनी, और उस फिशन रेट को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, मास। सिर्फ क्या लगा रहे हैं बार बार, मोल कॉन्सेप्ट। वो मोल कॉन्सेप्ट की वजह से तुम्हें कठिन लग रहा है। फिजिक्स तो केवल एक लाइन है, एक एटम के टूटने से कितनी ऊर्जा पैदा होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए हाँ है क्या, नोट करते हैं, फिर वापस समझाऊंगा एक बार धीरे धीरे। ये हो गया था क्या, देखो एक बार और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं इसमें से, 70% थ्योरेटिकल सवाल ही आया है फिशन फ्यूजन में से। तो बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है अपन को, पर आना सब चाहिए। हर वैरायटी का सवाल, हर प्रोफाइल का सवाल अपनी कॉपी में होना चाहिए। और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि सर आप क्या समझा रहे हो, 1 वॉट पैदा करने के लिए हमें फिशन रेट पता है। अब बाजार से जाकर हम एटम थोड़ी ना खरीद सकते हैं, बाजार से जाके हमें तो क्या खरीदना पड़ेगा, मास। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट लगा के उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मास। बढ़ू क्या आगे,
इस वीक में क्लास लूंगा मॉर्निंग की, मैंने आपको जैसे पहला कहा था रिवीजन, एक दिन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज करके दिखाऊंगा आपको पूरा 1 घंटे में, सारे कॉन्सेप्ट आ गए, उससे आपको आइडिया लगेगा। बता दूंगा कब होगा, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए अपने टॉपिक का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, पूरा सिस्टमेटिक, जिन जिन बैच में हो गया है उनकी ऑनलाइन क्लास घर बैठे आप उसको आराम से देख सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं कैसे फास्ट रिवीजन किया जाए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखा जाना चाहिए, एनसीईआरटी के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, सब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल क्लियर है? क्या किया बताओ, बोलो, थोड़ा सोचो। फिशन रेट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मास रेट। अगर मुझे फिशन रेट पता है तो मैं मास रेट निकाल सकता हूं, सीधी बात है। ये देखिए, ये प्रश्न बोलिए क्या है? 1 वॉट बिजली पैदा करने के लिए मुझे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में हर सेकंड कितना मास डालना पड़ेगा, कितना अमाउंट पर सेकंड चाहिए, ये देखिए, लिख लीजिए। ये पर सेकंड है, सोचो पर आर चाहिए, बताओ भाइयों, पर आर और पर डे चाहिए तो क्या करूं? 86,400 ग्राम पर डे, इतना अमाउंट चाहिए। घर जाके एक बार तसल्ली से पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, सब क्लियर हो जाएगा। और पूरा एक दिन 3 से 4 घंटे का स्लॉट निकालें, पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक साथ रिवाइज करें। जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतने फॉर्मूले दिमाग में घूमेंगे। शॉर्ट नोट बनाइए, पूरा मॉडर्न फिजिक्स 5 से 6 पेज में आ जाना चाहिए। 15 लेक्चर का कंटेंट 5 पेज में ले आइए, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स, वो लिखिए। क्योंकि वो 5 पेज आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, एंड में 8 से 10 रजिस्टर रिवाइज नहीं होंगे। क्या आगे बढ़े क्या? अब एक सवाल देखो, उसी में एक क्वेश्चन है, छठा सवाल देखें। अभी नहीं करना है, सिर्फ छोड़ दीजिए। छठा सिर्फ पढ़ के देखिए क्या पूछ रहा है, आराम से लैंग्वेज पढ़िए 2 बार 3 बार और बात करिए, थोड़ा उसको बोलने की कोशिश करिए कि सर क्या चाह रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, उसकी बात करिए। किसी के चमके तो हाथ खड़ा करके बताए, 2 3, चलो उन्होंने सबसे पहले हाथ, हाँ भैया बता सकते हो, चल बता तेज आवाज में। यूरेनियम का मास निकालना एक दिन में कितना चाहिए? मास नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगी? फिशन रेट। ऐसा बोलो, किसकी? 10 मेगावाट। तो पहले याद होना चाहिए 1 वॉट के लिए 3.125 इंटू 10 की पावर 10 मेगा मतलब 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 3.125 इंटू 10 की पावर 10 पर डे पूछा है तो 86, ये आ गया एटम पर डे। क्या ये आंसर है क्या? ये तो है फिशन रेट। अब फिशन रेट से क्या निकालना पड़ेगा? मास। ये रहा फॉर्मूला, फिशन रेट से मास। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? वहां लिखो हिंदी में, पहले फिशन रेट निकालनी पड़ेगी। छठे सवाल के पास में लिखो और घर पे प्रैक्टिस करो। छठे सवाल के पास में लिखो, पहले हमें फिशन रेट निकालनी पड़ेगी। सारे सवाल हैं इसमें, ईएलपी में हर प्रोफाइल का क्वेश्चन जो पिछले 30 साल में आया है सब लिखा हुआ है। एक लास्ट प्रोफाइल और बचती है, वो लिखिए
ये एक नया सवाल और बनता है, प्रोफाइल 4। ये भी एक अच्छा सवाल है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रश्न को पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या अंतर है। फिशन ही है, फ्यूजन तो 10 मिनट का है, 10 मिनट में अपन को कॉन्सेप्ट सीखना है, कोई उसमें नई बात नहीं है। हाँ यार, ये मास और मास डिके में अंतर है क्या? अंतर है भाई, थोड़ा सुनना कहानी। मैं बाजार से खरीद के लाया 1 किलोग्राम यूरेनियम, और 1 किलोग्राम यूरेनियम खरीद कर मैंने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिया। पता है 1 किलोग्राम यूरेनियम गायब नहीं होता, वो बनता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, न्यूट्रॉन में। 999 तो वापस मिल जाता है ग्राम। केवल और केवल मास डिके कितना होता है? 1 ग्राम। आप बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं, भूख लग रही है ना? पर बात की गंभीरता को समझिए। एनर्जी रिलीज मास से नहीं होती, मास डिफेक्ट से होती है। रोज आपको समझाते थे 100 ग्राम खरीद के लाए, 99 ग्राम तो वापस मिल गया, तो ऊर्जा कहां से आई? 1 ग्राम से। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जो इस पूरे चैप्टर का आधार है। मास का डिसअपियर होना, ऊर्जा में बदलना, वो यही कह रहा है। क्या निकालना है? मास डिके। मास नहीं, मास डिके क्या होता है आप समझना। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है? एनर्जी कहां से आ रही है? mc स्क्वायर, और mc स्क्वायर नहीं, डेल्टा mc स्क्वायर। जिसने इस बात को समझ लिया, सवाल खत्म है। और यही मैं पिछले 4 दिन से बोल रहा हूं। 100 ग्राम यूरेनियम ला रहे हैं, 99 ग्राम तो बेरियम क्रिप्टॉन के रूप में वापस मिल गया। गायब कितना हुआ? 100 ग्राम या 1 ग्राम? और वही 1 ग्राम तो क्या बन गया? mc स्क्वायर नहीं, डेल्टा mc स्क्वायर। जो मास में कमी आई है वही तो ऊर्जा में, और यही कहलाएगा मास डिके रेट। पावर बताइए कितनी है? पावर 1000 किलोवाट। सी स्क्वायर बताइए, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व। बात को समझो, छोटा सा सवाल है बच्चों, पर अच्छा सवाल है। एक बार और समझा देता हूं। फिशन खत्म हो गया, फ्यूजन 15 मिनट का है। मैं देखो तो रोज का ही होगा, अपन 8:15 तक रोज ही थक जाएंगे। नहीं, ये तो पर सेकंड आएगा, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हमेशा क्या सिखाया है, कोई भी फिजिक्स के फॉर्मूले में जो भी उत्तर आता है वो ऐसा ही सिस्टम में आता है। मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। उत्तर तो किलोग्राम पर सेकंड में ही आएगा, पर वो चाहता क्या है? आर। तो अभी कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं। एनर्जी का कारण मास है या मास में कमी है? अगर आपने ये बात अपने दिमाग में एकदम बढ़िया सेट कर ली तो मजा आ जाएगा। चैप्टर यही तो है, मास में कमी। जो मास में कमी आती है वही तो ऊर्जा में प्रकट होती है। ये किलोग्राम पर सेकंड आया है, पर आर चाहिए, किससे गुणा कर दें? 3600 से। किससे कर दें? 3600।
मान लो ग्राम पर आर चाहिए, कुछ भी आंसर हो सकता है, मुझे तो ये भी आंसर सही लग रहा है, आर में चाहिए ये आंसर सही। मान लो ग्राम में चाहिए तो किलोग्राम को किस में बदल दें, ग्राम में। ये सीखिए कन्वर्जन, नहीं तो भागना पड़ेगा। इनसे डरिए मत, इनसे सीखिए। ये भी उत्तर सही है। इसकी यूनिट है केजी पर सेकंड, इसकी यूनिट है केजी पर आर, इसकी यूनिट है ग्राम पर आर। तीनों उत्तर अपनी जगह सही है, डिपेंड करेगा ऑप्शन किस यूनिट में है। इस बात को स्टार लगाइए, यहां थोड़ा एम्फेसिस दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। तीनों उत्तर 100% सही हैं। तसल्ली से लिखिए, क्योंकि ये कॉपी साल भर पढ़नी है। पहला उत्तर है किलोग्राम पर सेकंड में, दूसरा उत्तर है किलोग्राम पर आर में, और तीसरा उत्तर है ग्राम। और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो इसको बॉक्स में डाल लें, ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया फिर ये फैक्टर, ताकि बाद में आपका ध्यान जा सके। ये फिशन पूरा हो गया। सारी प्रोफाइल के सवाल जो अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में आए हुए हैं, वो मैंने आपको सब सिस्टमेटिक करा दिए। अब छोटा सा है फ्यूजन। थोड़ा और चिल्लाओ तेज। हाँ, 5 मिनट थोड़ा सा और तेज चिल्लाएंगे। चलो हेडिंग डालें फ्यूजन। फ्यूजन देखें, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ना। ले चलो बस, तुमने अपना बात कर ली ना दिल की, अब मेरे दिल की बात। लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ना ज्यादा नहीं है, मुझे पता है ना 10 मिनट में एक्सर खत्म हो जाएगा, इसलिए लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ना। जैसे अब देखो, गप्पों में उलझ जाओगे, अपन को सिलेबस समय पे करना है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, 1 मिनट बात कर रहा हूं, हमें स्पीड ना मेंटेन करनी पड़ेगी। हम दिसंबर जनवरी में तेज भागेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा। आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें लगातार तेज पढ़ना है, तभी तो अच्छे से कर पाएंगे। हम चाहते इसको भी 15 के 20 लेक्चर में करा देते, पर मुझे पता है ना, जनवरी फरवरी में तलवारें निकालनी पड़ जाएंगी, फिर खट 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 होगा। इससे बढ़िया देखो कितना प्लान्ड है, 15 तो डॉट 15। हमें यार सारा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ाना है। चलो अब हो गई बात, फटाफट आओ। लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ना, पर भाई इतना आसान नहीं है। आप तो लिख देते हो 1H1 में 1H1 जुड़ा, ड्यूटेरियम बन गया। ड्यूटेरियम में 2H1 में 1H1 जुड़ा, ट्रीटियम बन गया, प्लस दूसरे पार्टिकल। पर इतना आसान नहीं है। दो प्रश्न, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी फ्यूजन नहीं हो रहा। वापस सुनना, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी फ्यूजन नहीं हो रहा भाई, केवल सन में फ्यूजन हो रहा है। फिशन तो अपने कोटा के पास ही, रावत भाटा में रोज फिशन लगातार हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या है कठिन, वो सुन ले, फिर छुट्टी है। आपने क्या बोला, लाइटर न्यूक्लियाई को 1H1 में 1H1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ट्रीटियम। ट्रीटियम में जोड़ दो, हीलियम बन जाएगा। इतना आसान थोड़ी ना है कि सर 2 हाइड्रोजन लाए, रबर बैंड निकाली, रबर बैंड से लो सर ड्यूटेरियम। इतना आसान नहीं है। वापस सुनिए, वापस 2 हाइड्रोजन लिए, 1H1 1H1, रबर निकाल ली, रबर से बांध दिया सर,
सर ड्यूटेरियम लीजिए सर। इतना इतना आसान नहीं है, कारण बताता हूं, सुनना। सब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सवाल है इसलिए ना, सुनना। दो 1H1 को ले चलो बस, दो 1H1 को जब आप, अब आइए वापस पढ़ाई पर आइए, जब आप फ्यूज करोगे तो उनको बहुत पास लाना पड़ेगा। जब इनको आप पास में लाओगे तो प्लस प्लस का कुलंबिक रिपल्शन लगेगा भाई, जो इनको जोड़ने। बात की गंभीरता को समझिए, 5 मिनट सुन लीजिएगा ध्यान से। बोलना बहुत आसान है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ो फ्यूजन हो गया, पर गंभीरता से समझिए, जब दो न्यूक्लियाई को बहुत पास में लाओगे इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर, तो क्या होगा, रिपल्शन भयंकर लगेगा, जिसके कारण इनको जोड़ना आसान। तो सर क्या करोगे आशीष सर बताओ। जैसे मैं इस दीवार के पास जा रहा हूं, ये मुझे रिपल्शन कर रही है, मैं जा रहा हूं रिपल्शन हो रहा है। एक संभावना है मैं बहुत तेज दौड़ता हुआ जाऊं ताकि इस रिपल्शन को ओवरकम करने से पहले में से जाकर चिपक जाऊं। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को इतनी जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी दे दो कि उसके रिपल्शन को ही वो क्या कर जाए, ओवरकम। वापस बोल रहा हूं, धीरे धीरे सुनिएगा। ये दीवार, ये मैं दीवार की तरफ जा रहा हूं, दीवार मुझे क्या कर रही है, रिपेल। एक संभावना है मैं इतनी तेज काइनेटिक एनर्जी से जाऊं कि मैं इसके रिपल्शन को भी ओवरकम कर जाऊं, तो इससे जाके क्या हो जाऊंगा, चिपक जाऊंगा और फ्यूजन हो जाएगा। मुद्दा होता है इतनी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी कहां से लाऊंगा। आंसर है टेम्परेचर से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एनर्जी होती है 3/2। अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको टेम्परेचर भी, आप जान के हैरान रहेंगे कितना टेम्परेचर चाहिए। अब उल्टा सवाल सुनना, 10⁹ केल्विन करने से इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो इनके कुलंबिक रिपल्शन को ओवरकम कर देगी और दोनों एटम जाके क्या हो जाएंगे, फ्यूज। इतना तापमान पृथ्वी पर संभव, इसलिए पूरी पृथ्वी में कहीं भी फ्यूजन नहीं हो रहा है। ये कहां संभव है पता है, सन। सन पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों है, इसके कारण जो सोलर एनर्जी है उसका सोर्स कौन है, फिशन या फ्यूजन, फिशन या फ्यूजन, फ्यूजन। इतना टेम्परेचर पृथ्वी पे संभव। ये जो मैंने पूरा बोला है ना भाई, ये पूरा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दे रखा है, इसलिए एक बार सुनना जरूरी है। सवाल कैसा आता है मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूं, बाद में लिखेंगे अपन। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिएगा, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। कितना थ्योरेटिकल सवाल है, मैंने आपको पहले कहा 70% सवाल कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन में। क्यों हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, जो कुलंबिक रिपल्शन है उसको क्या कर देंगे, ओवरकम। कितना अच्छा उदाहरण है, दीवार की तरफ जा रहा हूं, दीवार मुझे रिपेल कर रहा है, पर मुझे दीवार से चिपकना ही है, तो मैं क्या करूंगा, इतनी तेज काइनेटिक एनर्जी से भागूंगा कि इसके रिपल्शन को भी और इसके जाके स्टक हो जाऊंगा। तो आप पूरे ऑप्शन मत लिखिए, सिर्फ प्रश्न लिखिए और सीधा तीसरा ऑप्शन लिख दीजिए, ताकि नोट्स में अपने पास ये बात याद हो जाएगी। एक बार स्लाइड वाली लगाऊं, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो भले एक लाइन छोड़कर, फिर वापस आ जाऊंगा स्लाइड पर। खुद बोलिए, हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से चलता हुआ आएगा तो कुलंबिक रिपल्शन को ओवरकम कर जाएगा और दोनों स्टक हो जाएंगे। पृथ्वी पर फ्यूजन क्यों नहीं संभव है,
क्योंकि पृथ्वी पर इतना हाई टेम्परेचर अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कल एक्सरे पढ़ाऊंगा, पूरा 1.5 घंटे में क्लास में ही पूरा खत्म कर दूंगा विथ न्यूमेरिकल। 3 ही न्यूमेरिकल आए हैं उसके पिछले 20 साल में, तीनों कॉपी में करके पूरी थ्योरी पूरे नोट्स बनाकर एकदम शानदार इसको क्लास में ही एक्सरे पूरा कर देंगे। क्योंकि एक्सरे के ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे नहीं, पूरी एनसीईआरटी में एक ही प्रश्न है, इसलिए अपन पूरा क्लास में अच्छे से उसको पैक कर देंगे कल। ये जरूरत नहीं है वैसे, आप कोई मतलब नहीं इसको लिखने से, ये भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये लिखें A प्लस बी मिलकर C बनाते हैं और एनर्जी क्या होती है, रिलीज। पचास 55 क्या 60 बार बोल चुका हूं, ये एनर्जी रिलीज क्यों आई, मास में कमी, मास में एक ये मिथ है, मिथ। बच्चा सोचता है यार लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हैवी बना तो मास बढ़ गया होगा, नहीं भाई, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो पक्का पक्का मास में, क्योंकि दिमाग सोचता है यार फिशन में टूटा तो कम हुआ, फ्यूजन में तो जुड़ा होगा ना यार, जुड़ के तो बढ़ गया होगा, नहीं भाई, यहां भी प्रोडक्ट इन दोनों से हल्का ही होता है, तभी तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिखिए, यहां प्रोडक्ट का मास अभी भी कम है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसपे 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है। और आप सोचेंगे आपको खुद को पता चल जाएगा, यार सर बार बार कह रहे हैं एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी कहां से आई होगी, मास में कमी, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास कम ही होगा, कम ही होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है भाई। इसका मतलब यहां फिशन और फ्यूजन दोनों में ही मास में कमी आती है, लिखने में कोई शर्म नहीं है, हमारे ही नोट्स हैं, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, बाद में पढ़ोगे एक बार में चमकेगा। क्योंकि क्या एक बार तो दिमाग में आता है कीड़ा, यार फिशन में तो चलो मान लिया सर ने, न्यूक्लियर रिएक्टर एटम बम, यार फ्यूजन में तो जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर तो मास बढ़ेगा, अरे अगर मास बढ़ जाएगा तो फिर एनर्जी कहां से आएगी, मास में तो पक्का पक्का कमी आएगी ही आएगी। ये सेंटेंस बहुत काम का है, फिशन और फ्यूजन दोनों में ही मास में कमी आती है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों में ही क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। एक बात और बताना छोटी सी, सर जाने दो, हाँ वो तो जाने दूंगा ही, जाने दूंगा ही, पर एक छोटी सी बात बताइए, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन अपने आप हो रही है प्रकृति में, ये शब्द बहुत काम आएंगे, अगर अपने आप हो रही है तो प्रोडक्ट स्टेबल होंगे अनस्टेबल, इसका मतलब हमेशा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा या कम, तो लिख लीजिएगा, फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, फ्यूजन हो या फिशन हो, दोनों में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रटने से बढ़िया है केवल एक वाक्य बोलिए, अगर प्रकृति में रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो उसका केवल एक ही कारण है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना,
इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे। और थोड़ा सा अगर ग्राफ याद कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। हीलियम ऊपर आता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नीचे आते हैं, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है पर न्यूक्लियन भी और न्यूक्लियन से गुणा करने के बाद भी। अरे हेलो, एक छोटा सा सवाल और सर, जाने दो, एक और सर। मैं नहीं रुकूंगा आज, मैं नहीं रुकूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। अभी रुक जा। ये देखें, ये देखें, मास ऑफ फिशन प्रोडक्ट बटा मास ऑफ पेरेंट लेस देन या ग्रेटर देन। रटने वाला परेशान होगा। फिशन प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होता है, तो ऊपर कम, नीचे ज्यादा, ज्यादा से भाग देंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्या सही बात है क्या? प्लीज इस बात को नोट लगा के लिख लें। मास ऑफ फिशन अपॉन मास ऑफ पेरेंट, आंसर लेस देन 1। नहीं रुकूंगा, आज पूरा ही कराऊंगा। रोज तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम मुझे रोज बहका देते हो और रोज क्लास छुड़वा देते हो मुझसे। आज कोई सोना कोई बाबू नहीं चलेगा। आज सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। बंद कर दीजिए सारे मोबाइल, साइलेंट पे डाल दीजिए, कह दीजिए कि थोड़ा सा और रुकें। जब इतना वेट कर लिया तो 10 मिनट और सही। चलो तो बताओ, प्रोडक्ट का मास कम या ज्यादा? क्योंकि मास में कमी आएगी तभी तो एनर्जी। अच्छा, ये फिशन में या फ्यूजन में? दोनों में। चाहे फिशन हो या फ्यूजन हो, दोनों में ये बात सच है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। फिशन और फ्यूजन दोनों में। मैं पूरा कराए बिना नहीं छोड़ूंगा। लास्ट, which of the following are suitable? Which of the following are suitable for fusion? बताओ, फ्यूजन के लिए लाइटर या हैवियर? लाइटर या हैवियर? लाइटर। चारों ऑप्शन मत लिखो, पर मानो, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल सवाल ही आते हैं भाई, मैं क्या करूं? तेरे पास कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना, तो तू बाद में पढ़ पाएगा। बच्चे समझ बात को, इसमें शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, सारे पुराने पेपर के क्वेश्चन है। ऑप्शन मत लिखो ना, सही उत्तर लिख दो सवाल के साथ बस, ताकि रिवाइज करोगे तो ध्यान रहेगा। बस अब चले जाओ, अब चले जाओ, कल पढ़ेंगे। अब चलो कल पढ़ेंगे। अब फालतू टीचर के मजे नहीं लेगा कोई। हाँ चलो, धन्यवाद। जिसको और पढ़ना है वो मेरे पास आ जाए, मैं तुम्हें और दूसरी बातें सिखाता हूं। चलो।